So hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy. So आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 ये है। आई नो ये वीडियो काफी लेट आ रही है, बट ड्यू टू माय एग्जाम्स एंड सम इंजरीज आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस। तो आज फाइनली ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं। अब मैं ट्राई करूंगी वीडियोस आपको कंसिस्टेंटली मिलती रहे, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगी ये आपके क्लास 11th के लिए, नीट यूजी के लिए, या फिर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप में से किसी को देना है तो सबके लिए यूजफुल रहने वाली है। मेरा नाम है भूमिका शर्मा एंड मैंने अपनी एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, ठीक है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था वो था लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या जाना था, जो है बेसिकली हमने बहुत ही बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की बात की थी, ठीक है। किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, बेसिकली वो सब चीजें हम लोगों ने बात कर ली थी उसकी, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लेवल पे के ऊपर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है हमने वो बात करी थी। अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है वो इम्प्रोवाइज हुए विद टाइम। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कैसे थे, अब वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कैसे है, ठीक है। एंड इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे वो आपके लिए बहुत है, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने करते इसके अंदर कुछ एनिमेटेड स्लाइड्स ऐसे भी डालनी है ताकि जितना मैं ऊपर आपको पढ़ा दूं जैसे ही आप इसको पढ़े आपको वो क्लियर, ठीक है। चल, now, the earliest classification of organism was not using criteria that was scientific, but born out of a need to use organism for our own use, ठीक है। यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन अर्लियर टाइम्स में किया गया, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में किया गया, पुराने टाइम में किया गया, तो वहां पर ऐसा नहीं था कि लोगों के अंदर हर तरीके से अवेयरनेस थी, हर तरीके से जानकारी थी। तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक नहीं था, ठीक है। वो इस बेसिस पे किया गया कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हमें फूड मिल रहा है, किस तरीके से उनसे शेल्टर मिल रहा है, किस तरीके से उनसे क्लोथिंग मिल सकती है, ठीक है। उनके बेसिस पे क्या हो रहा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए गए थे। नाउ एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। यानी कि जो एरिस्टोटल थे इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, यानी कि नंबर 1 पे कौन आ जाते हैं, एरिस्टोटल सर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया। अब इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं दैट आर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो एक्सटर्नली हमें विजिबल है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे यानी कि मॉर्फोलॉजी और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अलग यूनिट के अंदर चैप्टर 5 में। तो वहां पर मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। अभी के लिए आपने जो याद रखना है दैट इज कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। यानी कि ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन किया गया वह किया गया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। एंड एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, one group which had red blood and the other group contained the organisms जिनके पास में रेड ब्लड नहीं, ठीक है। तो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ किसके अंदर, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के अंदर। एंड एनिमल्स का किसके अंदर हुआ, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में रेड ब्लड था एंड वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में रेड ब्लड नहीं था, ठीक है। अब लिनेयस के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, अगली बात किसकी हो रही है, लिनेयस साहब की। लिनेयस के टाइम पे क्या हुआ, देयर वाज अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम सिस्टम यानी कि किंगडम क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल उसको पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में, तो मैं यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करूंगी बैठ के। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटे के अंदर इंक्लूड किया गया, जितने थे उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किया,
ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वहां पर कोई डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने नहीं। अब इसका लिमिटेशन क्या था? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी कि इस सिस्टम के अंदर ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, हमको डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के साथ ही प्रेजेंट थे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर साथ में प्रेजेंट थे, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, यानी कि ग्रीन एल्गा, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि फंगस के साथ में प्रेजेंट। ठीक है, classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fit into this category। देखो, आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, यानी कि जो डिफरेंशिएशन था वो किसके अंदर नहीं किया गया, तो इसके अंदर नहीं किया गया। Hence the two kingdom classification system used for a long time was found in Adi। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये थोड़ा। ओके, नाउ besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like, अब ध्यान से देखो, gross morphology is external features, ठीक है, बट के एक्सटर्नल फीचर सेम होना या एक्सटर्नल फीचर सेम होने का मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। एक्सटर्नल फीचर्स डिफरेंट होना क्या ये क्लियरली बोल देता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाए, नेचर ऑफ वॉल को इंक्लूड किया जाए, यानी कि सेल वॉल किससे बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, हैबिटेट कैसा है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हैं, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो अब इसलिए क्या हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीजों की ऑलरेडी जरूरत थी, यानी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत थी। दैट्स व्हाई द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस विद टाइम देखने को मिले। एंड ऑब्वियसली क्या है, साइंस के अंदर हो सकता है आगे भी हमें चेंजेस देखने को मिलते रहे, या फिर कहीं ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन या अपडेशंस अभी भी होते रहे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है आर एच विटेकर। ठीक है, अच्छा ये लो ले लेते हैं। So R.H. Whittaker in a 1969 year is very important. He proposed a five kingdom classification. This line is very important. इससे बहुत बार नीट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो दिस लाइन इज very important. R.H. Whittaker, he proposed a five kingdom classification. The kingdoms defined by him was, अब कौन कौन से kingdoms उन्होंने define किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब उनका जो क्राइटेरिया था फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किया उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए थे उसको आप समझिए। फर्स्ट वाज सेल स्ट्रक्चर, सेकंड वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी कि जिनकी हमने ऊपर बात की थी, अरे यार इनको तो हमने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, वो कैरेक्टरिस्टिक या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स शायद उन्होंने कंसिडरेशन में लिए, एंड ही डेवलप्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, नाउ अ थ्री डोमेन सिस्टम, ठीक है, एक थ्री डोमेन सिस्टम जो है इट हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। अब ये थ्री डोमेन सिस्टम जो है ये क्या करता है, इट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, ये किंगडम मोनेरा को ही दो डोमेन्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a sixth kingdom
क्लासिफिकेशन। देखो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, मैं के से उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो आगे क्या है बेसिकली, इट इज डिवाइडेड इनटू टू डोमेन्स, ठीक है। अब जो रिमेनिंग प्रोकैरियोटिक किंगडम्स हैं, सॉरी यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं, वो सारे क्या आ जाते हैं फिर थर्ड डोमेन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है, ये किसके अंदर आ जाते हैं थर्ड डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन उसको बोली जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। यस, ठीक है। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द क्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एरिस्टोटल सिंपल लॉजिक। देखो अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्लियर टाइम में रिसर्च किया है, या अब उनकी जो गिवन प्रपोजिशंस है वो भी चेंज हो चुकी है, तो हम लोग कई बार उनको अंडरमाइन करते हैं। बट द थिंग इज इफ दे वुड नॉट हैव थॉट, ठीक है, तो शायद चीजें वैसे ही चलती रहती, या अगर डेवलपमेंट्स होती, हो सकता है लेट होती, ठीक है, होती तो फिर भी, बट वी शुड नेवर अंडरमाइन एनी साइंटिस्ट वैल्यू, ये हमको हमेशा याद रखना है। अब जो एरिस्टोटल थे ही यूज्ड सिंपल लॉजिक, ठीक है, तभी उन्होंने क्या किया बेसिकली, प्लांट्स को डिवाइड किया, एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, विटेकर्स फाइव किंगडम मैट्रिक्स आया, ठीक है। मास्टर गाइड टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया एंड द रूल ब्रेकर्स, ठीक है। अब अर्ली अटेम्प्ट जो थे वो किसने किए, एरिस्टोटल एंड अदर्स, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, सिंपल टू ग्रुप सिस्टम उन्होंने दिया, ठीक है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। फिर जो लिनेस थे, ठीक है, ही गेव द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने, एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके बाद में आए विटेकर साहब इन 1969, ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इसके अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया इन पांच किंगडम्स के अंदर, बेस्ड ऑन सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, सेल टाइप के अंदर उन्होंने क्या देखा कि प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने क्या देखा, यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। न्यूट्रिशन के अंदर उन्होंने क्या देखा, ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटरोट्रॉफिक, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ए सेल्यूलर एंटिटीज भी कुछ होती हैं जिनके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिनके अंदर आते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स, इन्हीं को रूल ब्रेकर्स बोला गया, एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनको जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ा जाता, इनकी बात वहां पर नहीं होती, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इनको रूल ब्रेकर्स बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका गोल क्या था, ऑर्गेनाइज द डाइवर्सिटी इनटू अंडरस्टैंडेबल ग्रुप्स, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिजम्स को समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, तो पढ़ना थोड़ा इजी हो जाए, तो वो बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कीप एनसीईआरटी ओपन टू यू, ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर से लिखा हुआ है, वो खोलना आप खोल सकते हो, साथ साथ हाईलाइट कर सकते हो। वरना ये जो नोट्स है ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ earlier classification systems included bacteria, blue green algae, blue green algae क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperm under plants, ठीक है। The character that unified this whole kingdom was that the organisms included has a cell wall in their cells. This placed together different groups which widely differed in their other characteristics. अब जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनके अंदर क्या था, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया,
फंजाई, मोसिस, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनको एक ही ग्रुप किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर रखा गया था। किस लिए? क्योंकि इन सबके पास में सेल वॉल, ठीक है। और वो सेल वॉल कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इनकी बाकी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट थी या सेम थी, वो चीजें नहीं देखी गई। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको इसलिए किंगडम प्लांट्स के अंदर रखा गया था, ठीक है, प्लांट्स वाले ग्रुप के अंदर रखा गया था। इट बॉट टुगेदर, अब ध्यान से यहां से आप लोग समझते जाना, इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। यानी कि अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या हुआ, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उनको क्या किया गया, ऐसे ग्रुप्स के साथ में रखा गया जो क्या थे, यूकैरियोटिक, ठीक है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, वो ऐसे ग्रुप्स के साथ में थे जो यूकैरियोटिक्स थे। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेल्युलर वंस लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा टुगेदर अंडर, ठीक है। इसीलिए वहां पर क्या किया गया, जो यूनिसेल्युलर वन थे और मल्टीसेल्युलर वंस थे लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, वो भी एल्गी के अंदर रखे गए, ठीक है। The classification did not differentiate between the heterotrophic group यानी कि fungi and the autotrophic green plants, ठीक है। So they also showed a characteristic difference in their cell wall composition. अब जो fungus cell wall होती है, ठीक है, fungal cell wall had chitin, ठीक है, it is made up of chitin, एंड जो ग्रीन प्लांट्स का सेल वॉल होता है, इट इज सेल्यूलोसिक इन नेचर, वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। फंगल सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। बट इन दोनों को भी, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप और ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को भी साथ में रखा गया था। व्हेन सच किंगडम्स वर कंसीडर्ड, द kingdom fungi was the fungi were placed in a separate kingdom fungi, इसीलिए वहां पर किंगडम फंजाई का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का लिमिटेशन आपको बता, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन, अब एरिस्टोटल साहब ने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के अंदर, एनिमल्स को रेड ब्लड वर्सेस नो रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड से क्लासिफाई कर दिया। इट वाज द अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट। लिनेस साहब ने टू किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटिया एंड एनिमल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक वर्सेस नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ठीक है। एंड इनका फ्लॉ क्या था, इट प्लेस्ड रेडिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टुगेदर जस्ट बिकॉज दे हैड सेल वॉल, यानी कि जो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसको बस एक साथ इसलिए लिया है कि जो सेल वॉल है वो उनके अंदर प्रेजेंट है, आओ आप लोग साथ में एक किंगडम के अंदर बैठ जाओ, ठीक है। अब असर्शन रीजन यहाँ पर क्या हो सकता है, एक एग्जांपल बस लिया हुआ है। Why was the two kingdom system found radicate? It placed radically different organisms together just because they had cells, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये भी साथ में ग्रीन प्लांट्स के एक ही जगह पे बैठे, ठीक है। अब इसका मेमोरी ट्रिक क्या हो सकता है, दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। नाउ all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किसके अंदर रखा गया, उनको रखा गया किंगडम मोनेरा के अंदर। जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे वो किसके अंदर रखे गए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इट बॉट टुगेदर क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अब क्या हुआ, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, जो कहां पर थे, अर्लियर इन एल्गी विद प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, विद पैरामीशियम एंड अमीबा। अब ये जो पैरामीशियम एंड अमीबा है, ये अर्लियर कहां पे प्रेजेंट थे, इन द एनिमल किंगडम, जहां पर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी। क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला जो थे वो पहले एल्गी के अंदर प्रेजेंट थे विद इन प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो थे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा, अब इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological
फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, यानी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम अब है वो इस तरीके से बनाया जाए कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी डिपिक्ट करे, उनको समझने में भी मदद करे, वो बहुत ही जरूरी हो गया विद टाइम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्या किया गया, इम्प्रूव किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। नाउ हियर इज द विटेकर रिवॉल्यूशन। ठीक है, आर.एच. विटेकर 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था ये सिस्टम टू एस्टैब्लिश अ फाइलोजेनेटिक फैमिली ट्री। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आप इस टेबल को अगर याद रखोगे ना, आप इसको बहुत ध्यान से समझ जाओगे। आई गेस ये मैंने यहाँ पर दो अलग अलग टेबल डाला, आप इनमें से एक कोई भी चेक कर सकते हो, एंड ये आपका एनसीईआरटी का टेबल है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आप इसको CBMRP से भी याद रख सकते हो। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर मोनेरा की बात की जाए तो मोनेरा का जो सेल स्ट्रक्चर है इट इज प्रोकैरियोट। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो मोनेरा किंगडम के अंदर होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ऑल इंक्लूड्स यूकैरियोट्स। ठीक है, अब अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। फंजाई के अंदर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। प्लांटे एंड एनिमेलिया दे आर मल्टीसेल्यूलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। फंजाई हैज हेटेरोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटे हैज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वहां पर होता है। एंड एनिमेलिया के अंदर तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अगर करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो मोनेरा इज ऑफ मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, प्रोटिस्टा पॉलीफाइलेटिक, फंजाई मोनोफाइलेटिक, प्लांटे एंड एनिमेलिया दे ऑल आर मोनोफाइलेटिक इन origin। ठीक है, अब मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक क्या होता है, पैराफाइलेटिक क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए ले। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ जो 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसने क्या किया, जो मोनेरा था उसको 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, बैक्टीरिया एंड, ठीक है, और जो थर्ड डोमेन था उसके अंदर सारे यूकैरियोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली he proposed 5 kingdom classification based on 5 criteria, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, एंड ये आप लोग एक बारी खुद से भी चेक कर सकते। ठीक है, नाउ Whittaker's main criteria are frequently asked as in all of the following except। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो क्राइटेरिया है वो जरूर याद रखना है। ठीक है, एंड क्या क्या प्रेजेंट है बट ये नहीं प्रेजेंट है, तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकता है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब एक बार ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स एंड 5 किंगडम्स। सेल टाइप की हमने बात कर ली ऑलरेडी। सेल वॉल की अगर बात की जाए, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज नॉन सेल्यूलोसिक। ठीक है, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, एंड एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो मोनेरा के अंदर इस सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा हैज सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई हैज मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लांटे हैज टिश्यू और organ type body organization, animalia can have tissue, organ or organ system type of body organization। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए ऑटोट्रॉफिक होगा मोनेरा के अंदर, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, एंड हेट्रोट्रॉफिक के अंदर सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक
के अंदर फोटोसिंथेटिक हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। फंजाई के अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड होगा प्रेजेंट, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटे के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड प्रेजेंट होगा एंड एनिमेलिया के अंदर सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक मोड यानी कि होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात जो है वो कर। ठीक है, अब टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट किंगडम दैट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, जिसका नाम है किंगडम मोना। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with next part of this chapter. Till then, keep learning.